नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 61 सांसदों में से 45 ने आज उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए सदस्यों को सदन के चैम्बर में शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब संसद का सत्र नहीं होने के बावजूद नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के भीतर शपथ दिलाई गई। साथ ही बताएंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार में शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं और सरकार उद्योगों को सहारा और सहायता देने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। आगे आपको बताएंगे, वायुसेना के कमांडरों की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना ने हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाई है। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश के कई राज्य लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां लॉकडाउन किया जा रहा है, ये भी आपको बुलेटिन में बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे, उपराष्ट्रपति ने कैग परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान सभी को एकजुट होकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपील की है। इन तमाम खबरों के साथ कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 61 सांसदों में से 45 ने आज उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नए सदस्यों को सदन के चैम्बर में शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब संसद का सत्र नहीं होने के बावजूद नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के भीतर शपथ ग्रहण कराई गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए यह आयोजन किया गया। राज्यसभा की द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत हाल ही में 20 राज्यों से कुल 61 सीटों पर सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इनमें से 45 सदस्यों ने बुधवार को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। नवनिर्वाचित सदस्यों में महाराष्ट्र से 6 सदस्यों ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली। बीजेपी के डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ और छत्रपति उदय नारायण राजे भोसले, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस के राजीव सातव और आरपीआई के रामदास अठवाले ने सदस्यता की शपथ ली। तमिलनाडु से एआईएडीएमके के एम थम्बीदुराई और केपी मुन्नुस्वामी, जबकि तमिल मनीला कांग्रेस के जीके वासन ने उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। पश्चिम बंगाल से सीपीआईएम के विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। बिहार की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति रहे हरिवंश ने लगातार दूसरी बार उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने भी शपथ ली। बीजेपी की तरफ से विवेक ठाकुर, विपक्षी दल आरजेडी की तरफ से प्रेमचंद गुप्ता और अमरिंदर धारी सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। आंध्र प्रदेश से सत्ताधारी वाईएसआरसीपी के अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और वेंकट रमन राव मोपी देवी ने शपथ ली। ओडिशा में चारों सदस्य बीजू जनता दल के ही चुने गए। इनमें ममता मोहंता, मुजीबुल्ला खान, सुजीत कुमार और सुभाष चंद्र सिंह ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली। कर्नाटक से बीजेपी के अशोक गस्ती और इराना कडाडी ने उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। गुजरात से 4 सीटों के लिए हुए निर्वाचन में बीजेपी की तरफ से अभय भारद्वाज, नरहरि अमीन और रमीला बेन बारा ने शपथ ली, जबकि कांग्रेस की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली, तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ने दूसरी बार उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से नीरज डांगी और केसी वेणुगोपाल ने शपथ ली और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत ने उच्च सदन में सदस्यता की शपथ ली। असम में बीजेपी की तरफ से भुवनेश्वर कालिता और बीपीएफ की तरफ से बिस्वजीत डमरी दोनों ने लगातार दूसरी बार उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की तरफ से केटीएस तुलसी, झारखंड से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। हरियाणा से बीजेपी की तरफ से रामचंद्र जांगड़ा और कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी की इंदु बाला गोस्वामी ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली।
पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इनमें अरुणाचल प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी के नाबाम रेबिया, मणिपुर से एनपीपी के संजाओबे लेशांबा, मिजोरम में एमएनएफ की तरफ से के वानलाल बेना ने उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण की। जो सदस्य किसी वजह से बुधवार को शपथ नहीं ले पाए, उन्हें आगामी मानसून सत्र में उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को कानून निर्माताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सदन के नियमों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने का आग्रह किया है। सभापति ने नवनिर्वाचितों से कहा है कि वो किसी अल्पकालिक लाभ के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित करने से बचें और शीर्ष विधायिका की प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहें। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सांसदों से कहा कि सदन के भीतर और बाहर उनका आचरण संयमित होना चाहिए, जिससे उच्च सदन की गरिमा में वृद्धि हो। सभापति ने कहा कि सदस्यों को अपने दिन भर के कामकाज और व्यवहार का नैतिक मूल्यांकन करने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्ममंथन करना चाहिए। Ensuring rule of law is the spirit of our law of the land. It shall begin with your compliance with the rules and procedure of this House. One talisman that I would like to suggest to you is, when the House is in session, at the end of each sitting and before you take to sleep, just ask one question to yourself, that being, if you have furthered the cause of this institution or acted to the contrary. When the House is not in session, at the end of the day, ask yourself if you have acted as per the norms of the right conduct expected of a member of the Parliament. Answer to these simple questions would guide you on the right path. सभापति ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही बाधित करने से बचने का भी आग्रह किया। You have been chosen as the lawmakers of the nation. While doing so, you should ensure that your conduct in the House is in conformity with the rules and procedure of this House, and your conduct outside is in line with ethic norms. Don't fall prey to the temptation of disrupting the proceedings of the House for short-term gains, and instead be conscious of your noble responsibility towards enhancing the standing of the apex legislature in public esteem. Ensuring rule of law is the spirit of our law of the land. It shall begin with your compliance with the rules and procedure of this House. सभापति ने कहा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम को पहले कोरोना स्थिति के चलते लागू किए गए प्रतिबंधों की वजह से स्थगित कर दिया गया था और बाद में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भी कई नवनिर्वाचित सांसदों ने यात्राओं को लेकर चिंता जताई थी। लेकिन अब सदस्य समितियों की बैठकें फिर से शुरू हो गई हैं। सभापति ने ये भी कहा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम की योजना इसलिए बनाई गई ताकि समितियों की बैठकों और मॉनसून सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सभापति ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों को जल्द ही विभिन्न समितियों के लिए नामित किया जाएगा। I have thought of enabling you, all of you, to make oath or affirmation much earlier. But as you are all aware, we have been passing through difficult times due to coronavirus outbreak and the attendant restrictions on travel and the requirement of physical distancing, etc. Quite a few of the newly elected members have expressed concern over traveling long distance for oath taking, even though restrictions on domestic travel were lifted in May and trail travel was also allowed to a certain extent. For the same reasons, meetings of the parliamentary committees also could not take place till the end of June, and the committees have started meeting in the recent past. Accordingly, today's oath taking has been organized to enable the newly elected members to participate in the committee's meetings, which are underway at once, and in the monsoon session which is to follow. I hope to nominate all of you in different committees in a day or two, as per the choice given by you and also by your parties. सभापति ने बताया कि उच्च सदन ने इस साल मई में अपने 68 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस दौरान नीति निर्धारण और कानून निर्माण की दिशा में राज्यसभा ने अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा, कानून बनाने को लेकर लोकसभा में लिए गए फैसलों से अलग मत होने के बावजूद उच्च सदन की इस प्रक्रिया में रचनात्मक भागीदारी रही है। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में नए सदस्यों की शपथ के दौरान देश की भाषाई विविधता की झलक देखने को मिली। नए सदस्यों ने राज्य भाषाओं के साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने हमेशा उच्च सदन में सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए प्रेरित किया है। बुधवार को सदन के कक्ष में 3 महिलाओं समेत नए सदस्यों ने अलग अलग 10 भाषाओं में शपथ ली। इनमें तेलुगु, बोडो, कन्नड़, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तमिल, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। मी प्रियांका विक्रम चतुर्वेदी राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वर साक्ष शपथ घेते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। काउंसिल ऑफ स्टेट की मेंबर मोइना मिखलदा खनबिरबा महाराज सना जाउब लैसेम अहांगना लाइनिंगथौ सनामही बुदौ पाखंबा श्री श्री गोविंद जी अमदि लैरिबा ईश्वर पुनमपु येंगदुना वासकचरी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की पहल के बाद दुभाषियों के एक नए पैनल को शामिल किया गया है, जिससे राज्यसभा में अब 5 और भाषाओं के जुड़ने के साथ सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सुविधा है। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसदों में कई सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार उच्च सदन पहुंचे हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिनके पास संसदीय कामकाज और राज्यसभा की कार्यप्रणाली का लंबा अनुभव है। माननीय सभापति जी। राज्यसभा के लिए 20 राज्यों से निर्वाचित हुए 61 सदस्यों में से 45 सदस्यों ने बुधवार को उच्च सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली। नवनिर्वाचित सांसदों में कई सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार उच्च सदन का हिस्सा बने हैं। इनमें से कुछ के लिए संसदीय कामकाज एक नया अनुभव होगा, तो कुछ अपने संसदीय अनुभव के साथ राज्यसभा के कामकाज में पहली मर्तबा भागीदारी निभाएंगे। सदस्यीय अनुभव के साथ पहली बार राज्यसभा पहुंचने वालों में से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। निर्वाचित सदस्यों में कई नेताओं को राज्यसभा के कामकाज का काफी तजुर्बा भी है। इनमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश के साथ साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी के भुवनेश्वर कालिता, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और आरपीआई के रामदास अठवाले शामिल हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज 45 नए सांसदों ने शपथ ली। कोरोना स्थिति के मद्देनजर संक्रमण से बचाव के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम में खास इंतजाम देखने को मिले। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं। राज्यसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुधवार को भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सदन में शपथ ग्रहण करने पहुंचे सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। शपथ के बाद सांसदों के दस्तखत के लिए अलग से पेन भी रखे गए। शपथ पढ़ने के बाद दस्तखत करते समय अपना पेन का उपयोग करिए। आपके पास पेन नहीं है तो यहाँ पेन है, रखा है, वो पेन को उपयोग करके बाद में पेन भी साथ ले जाइए, वहाँ मत छोड़िए, कारण कि एक पेन दूसरी पेन से मिल सकती है। कार्यक्रम के दौरान सभी सांसद मास्क पहने रहे। शपथ ग्रहण में नए सदस्यों को अपने साथ केवल एक अतिथि को लाने की अनुमति दी गई थी और इनके लिए बैठने की व्यवस्था दीर्घा में की गई। ये पहला मौका रहा जब नवनिर्वाचित सदस्यों को 2 सत्रों के बीच उच्च सदन के चेंबर में ही शपथ दिलाई गई। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनिर्वाचित सांसदों ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। हम लोगों की प्रायोरिटी रहेगी सदन में कि हम लोग राजस्थान के तमाम विकास के इश्यूज़ को उठाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ऐसे में निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हम लोग पुरजोर तरीके से सदन में अपनी बात को रखेंगे। मेरी प्राथमिकताओं में जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में मैं किसान का बेटा हूं तो किसान भाइयों के लिए भी चिंतित हूं
खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उसी दिशा में मैं भी निमाड़ और नर्मदा घाटी में और मध्य प्रदेश में और देश में जहाँ भी अवसर मिलेगा काम करूँगा। अब राज्यसभा में ये जिम्मेदारी मिली है तो मेरा प्रयास रहेगा कि न सिर्फ रोहतक लोकसभा क्षेत्र, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की हकों की लड़ाई लड़ी जाए, किसान की लड़ाई लड़ी जाए। मुझे जो पार्टी ने जवाबदारी दिया है वो मैं जवाबदारी पूरा करूंगा। मेरा एरिया जो मराठवाड़ा है, तो मराठवाड़ा का विकास कैसा हो जाएगा उसलिए मैं विशेष प्रयत्न करूंगा। और मुझे ऊपर जो पार्टी ने भरोसा किया है, जो मुझे पद दिया है, उसकी पूरी तरह से मैं हमारे एरिया का विकास करने के लिए काम करूंगा। राज्यसभा जी ने हमको शपथ दे दी है तो मैं पूरे भारत के लिए मैं काम करता रहूँगा, गरीबों के लिए काम करता रहूँगा। कर्नाटक का ये बेसिकली फार्मर बहुत है उधर, और टोटल किसानों लोगों के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर आदाय दुगुन का एक योजना बनाए। ये योजना के बारे में हम प्रयास कर रहा हूँ आने वाले दिनों के में। राज्यसभा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से चुनकर आए बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान बीजेपी के 17 नवनिर्वाचित सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि बीजेपी सांसदों का ये विविध समूह संसदीय कार्यवाही में निश्चित रूप से प्रभावी योगदान देगा। नवनिर्वाचित सांसदों से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नवीनतम नीतिगत मुद्दों से खुद को जोड़ें और जनहित से जुड़े मुद्दों पर संसद के भीतर और बाहर प्रभावी योगदान दें। प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित सांसदों को लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखने और सोशल मीडिया समेत नवीन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संसदीय परंपरा का पालन करने और सदन में मौजूद रहने के लिए भी कहा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी को एकजुट होकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की अपील की है। उपराष्ट्रपति आज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लॉकडाउन के बाद उपराष्ट्रपति पहली बार किसी कार्यक्रम में शरीक हुए। उपराष्ट्रपति ने कैग परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित भी की। सरकार, सिविल सोसाइटी और सभी नागरिक मिलकर देश से भ्रष्टाचार का सफाया कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भ्रष्टाचार को देश के विकास और प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध बताते हुए इसके खात्मे के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने बुधवार को सीएजी परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर ये आह्वान किया। Corruption is a major menace affecting the growth and development of the country. It must be ensured all of us, stakeholders, the government, the civil society and the people at large to collectively stamp out this menace as early as possible. उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और विषम परिस्थितियों में देश का मार्गदर्शन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन बेहद जरूरी है। Accountability, transparency and good governance are very much needed to make democracy a successful experiment. Transparency and good governance through high quality auditing and accounting and provide independent assurance to our stakeholders. The legislature, the executive, the public, that funds are being used efficiently and for the intended purpose. That assurance they get through proper auditing. उपराष्ट्रपति ने दुनिया भर में फैले जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए वैश्विक एकजुटता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि ने भी संबोधित किया। And for unveiling the statue of Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, who we auditors hold in the highest esteem and regard, not only for his achievements and patriotism, but also because it is he who ensured that India's supreme audit institution is truly independent.
कैग की रिपोर्ट और उनके असर से बदलाव के साथ ही सरकारी पद्धतियों में आई किफायत दक्षता के लिए उपराष्ट्रपति ने सीएजी की सराहना की। उन्होंने सीएजी की ओर से 2022 तक अपने कार्यालय को पेपर मुक्त बनाने के लक्ष्य को भी सराहा। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राज्यसभा सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार की 84वीं जयंती पर अपनी श्रद्धांजलि दी। वर्चुअल तरीके से हुए कार्यक्रम में राज्यसभा के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वीरेंद्र कुमार जी ने सदन में एक प्रभावी सांसद के तौर पर अपनी पहचान बनाई। वो बहुआयामी व्यक्ति थे। सभापति ने एमपी वीरेंद्र कुमार के सामाजिक राजनीतिक योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों के लिए काम किया। कर्मचारियों के हितों के लिए भी उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। यही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी वो हमेशा लड़े। उन्होंने कहा कि उनके विचार और कार्यों ने जनमानस पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इसी साल 28 मई को एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में भारत अमेरिकी भागीदारी की भूमिका का उल्लेख करेंगे। दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा। कल शुरू हुए 2 दिवसीय इस सम्मेलन की मेजबानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद कर रही है। इस साल परिषद के गठन की 45वीं सालगिरह है। इंडिया आइडिया समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। वायुसेना के कमांडरों का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बुधवार से शुरू हो गया। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वायुसेना ने हमेशा ही अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाई है। सीमा पर बने किसी भी हालात से निपटने के लिए रक्षा मंत्री ने वायुसेना से तैयार रहने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में हो रहे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वायुसेना ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। साथ ही चीन सीमा पर तनाव के बीच अग्रिम मोर्चों पर वायुसेना ने जो अपनी मुस्तैदी और सक्रियता दिखाई है, उससे भी विरोधियों को सख्त संदेश गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए की जा रही कोशिश का जिक्र करते हुए वायुसेना से किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की भूमिका को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। कोरोना महामारी के दौरान भी वायुसेना का योगदान बेहद सराहनीय रहा है। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को भरोसा दिया कि सशस्त्र बलों की वित्तीय समेत सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अपने कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना शॉर्ट नोटिस के साथ साथ रणनीतिक खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की थीम अगले दशक में वायुसेना है। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सैन्य तैयारियों और तैनाती का जायजा लिया जाएगा। साथ ही अगले दशक में भारतीय वायुसेना की सैन्य परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 28,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। इन्हें मिलाकर अब तक 7.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 63% से ज्यादा हो गया है। भारत में एक दिन में 37,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कोरोना के कुल मामले 12 लाख के करीब हो गए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.40% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 648 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,92,915 पहुंच गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 28,732 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 63.12% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 7,53,050 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 28,472 लोग ठीक हुए हैं।
वहीं 4,11,133 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,47,24,546 सैंपलों की टेस्टिंग की गई है। वहीं अकेले 21 जुलाई को 3,43,243 सैंपल टेस्ट हुए। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों में दिल्ली 84.82% के साथ टॉप पर है। इसके बाद लद्दाख, तेलंगाना और हरियाणा का नंबर है। यहां ठीक होने की दर 75% से ज्यादा है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर देश की औसत 63.2% से ज्यादा है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर देश की औसत दर 2.4% से कम है। कुल संक्रमित लोगों में 68% मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। जिन राज्यों में कोरोना के सबसे अधिक मामले हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,336 कोरोना के केस सामने आए हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 5,000 के करीब मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में एक दिन में 3,649 केस सामने आए हैं। जिलेवार बात करें तो देश के 15 जिलों में 43% से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पहले नंबर पर मुंबई है, यहां 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। चेन्नई में 88,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ठाणे में 78,000 से ज्यादा और पुणे में 60,000 कोरोना के मामले आए हैं। बेंगलुरु शहर में 35,000 के करीब मामले आए हैं। देश में प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। पिछले 2 दिन में रोजाना 37,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हुआ है और मृत्यु दर में गिरावट दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में सूरत के पास स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 सामान्य परिचालन की स्थिति में आ गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि स्वदेश में ही डिजाइन किया गया 700 MWE का KAPP3 रिएक्टर मेक इन इंडिया का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है और इसके साथ ही ये इस तरह की अनगिनत भावी उपलब्धियों में निश्चित तौर पर अग्रणी है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के इस प्लांट के निर्माण की शुरुआत नवंबर 2010 में हुई थी। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर वाले इस प्लांट की क्षमता 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। इतनी ही क्षमता वाली प्लांट की चौथी इकाई का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी देश के परमाणु कार्यक्रम में लगे वैज्ञानिकों की नई उपलब्धि पर उनको हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि काकरापार परमाणु संयंत्र की तीसरी यूनिट में भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।